अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सरकारी खजाने को खाली करके केसीआर हम पर लगा रहे हैं इल्ज़ामात। बीआरएस जलसे में पार्टी सरबराह केसीआर के रिमार्क्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सख्त रद्द-ए-अमल। केसीआर को गांधी फैमिली पर तनकीद का कोई हक हासिल नहीं। केसीआर और अरकान खानदान दरअसल लूटमार कंपनी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का केसीआर के इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जाना रेड्डी और किशोर से की मुलाकात। नक्सलियों के मसले पर बातचीत और मसाइल हल करने के सिलसिले में तबादले ख्याल। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के बाद कुल जमाती इजलास में 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी गैर हाजिर रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत की पॉलिसी और दीगर कई नुकात की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क अफसोसनाक। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मरकजी हुकूमत पर तनकीद है। और जालिम इसराइली फौज ने गाजा पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ किए 2 नए कत्लेआम। ताज़ा हमलों में कम से कम 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बीआरएस की यौम तासीस की तकरीब के मौके पर पार्टी सरबराह केसीआर की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और केसीआर के खिताब पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि खिताब इंतकामी जहनीत से भरा हुआ था। केसीआर सरकारी खजाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बीआरएस पर आवाम का एतमाद ख़त्म हो गया। केसीआर ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया। उनका खिताब गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और मोदी हालात के मुताबिक अपनी बात बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की जरूरत है जो सच्चे मानों में कौम की क़यादत कर सके। केसीआर को गांधी फैमिली पर तनकीदों का कोई हक हासिल नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर और अरकान खानदान ने तेलंगाना को खूब लूटा और ये लूटमार कंपनी है। इन्हें हक नहीं है कि वो कांग्रेस या गांधी खानदान के बारे में कुछ भी बयान दे, क्योंकि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दी हैं। In a public meeting in Warangal, what KCR said is all bogus. People of Telangana haven't forgotten the Mus rule of KCR, the bankrupt rule of KCR, the family rule of KCR. And what capacity is criticizing Gandhi family? Gandhi family has sacrificed everything for the country. And this family, starting from the passports, fake passports case to Kaleshwaram project, have looted the properties of public. This lootmar company has no right to criticize Gandhi family. Gandhi family is a sacrificed family, and this KCR's family doesn't have that status to criticize Gandhi family. Thank you. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सीनियर कायदीन साबिक़ वज़ीर के जाना रेड्डी और हुकूमती मुशीर के किशोर से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने जाना रेड्डी से मुलाकात के मौके पर नक्सलियों के साथ बातचीत के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमन मुज़ाकिरात कमेटी की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से माओन अज़मों के साथ अमन मुज़ाकिरात की पहल करने की अपीलों को देखते हुए रेवंत रेड्डी ने यह मुशावरत की है। याद रहे कि अमन मुज़ाकिरात कमेटी के कन्वीनर जस्टिस चंद्र कुमार, प्रोफेसर हरगोपाल और कई नुमाइंदों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए माओन अज़मों के साथ बातचीत करने के मसले पर याददाश्त पेश की थी। कमेटी के नुमाइंदों ने दरख्वास्त की कि सिलसिले में मरकज़ से मुशावरत की जाए। चीफ मिनिस्टर ने जाना रेड्डी और किशोर के साथ बातचीत में नक्सलिज़म के मामलात से निपटने के तरीक़ेकार के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। और उधर दूसरी जानिब में मुंशी बीआरएस कविता ने भी कहा है कि नक्सलियों के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की ज़रूरत है। कविता ने कहा कि ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में चला जा रहा है। हमारी पार्टी का पुख्ता यकीन है कि नक्सलिज्म के नज़रिए को सिर्फ बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, न कि ताकत के इस्तेमाल से। उन्होंने बीआरएस सिल्वर जुबली तकरीब और दीगर कई मौज़ूआत पर भी मीडिया से बातचीत की। BRS party celebrated our 25 years of successful political party's tenure. So it was a huge gathering in which our leader addressed a lot of issues in over a 1 hour long speech. One of the prime important issues was about Operation Kagar that is being currently conducted in Chhattisgarh. And our party and we believe very strongly that the ideology of Naxalism has to be addressed with only dialogue, not with force. See, we have tried. Many governments have tried many things. Congress government did Operation Green Hand. This government is doing Operation Kagar. What is the result? Result is that Naxals get killed.
In the process, Jawans get killed, all the soldiers get killed, and in the process, the Adivasis who live there, they are tortured and troubled by both sides. Unfortunately, all three of them are our own Indians who are struggling and suffering end of the day. So put an end to this suffering. A dialogue in a democratic space is what is most important, and I urge the union government to take this cue that was given by the Naxals themselves, that invite us to dialogue, invite us to discussion. Please invite them, and please make sure in this process you include all the political parties as well. So it has to, you ultimately India has to find a political solution to Naxalism, not by force. So whatever currently the union government is doing, I believe they should immediately call for a ceasefire, invite the Naxals to the discussions, and I am very, very sure that every party in this nation will support this cause. Ultimately, these are our citizens, end of the day. Everybody, Naxals, the Jawans who are getting killed, the Adivasis, the women, especially my heart goes out to them, who are in trouble there in Chhattisgarh. So this has to be stopped. This has to be put an end to. So we are, as our leader said, please invite Naxals. अगर सोनिया गांधी न होती तो 100 KCR के जरिए भी तश्कील तेलंगाना मुमकिन नहीं था। ये रिमार्क्स रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS सरबराह KCR की जानिब से की गई तनकीदों के जवाब में किए। KCR के रिमार्क्स के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, जिसमें रियासती वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि KCR को अपने इस बयान से दस्तबरदार होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना की नंबर 1 विलन कांग्रेस पार्टी है। रियासती वजीर ने यह भी याद दिलाया कि यूपीए इत्तेहादी जमातों को कायल करने में तेलंगाना के अरकान असम्बली और पार्लियामेंट के अरकान के मुश्किलात के बावजूद सोनिया गांधी ने तेलंगाना के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त करवाई और इसका ऐलान करवाया गया था। वरंगल कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें MLA N राजेंद्र रेड्डी और दीगर पार्टी कायदीन और MLC आमिर अली खान ने भी शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर पार्टी में इत्तेहाद इत्तेफाक से काम करने और तमाम कारकुनों को साथ लेकर काम करने से इत्तेफाक किया गया। कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम के सिलसिले में मुश्तरका कोशिशों को जारी रखने का भी फैसला किया गया। अभी फिर वक्त ये है कि हम सबको एक साथ खड़े होने का। तेलंगाना जब बना था तो तेलंगाना के वास्ते एक ही बात कही गई थी कि सोशल जस्टिस तेलंगाना, लेकिन 10 साल में एक खानदान की पार्टी रूल करी है। कांग्रेस का हाथ ये है कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, हम सबके साथ। अब ये सोच के चल रहे हैं कि हम पार्टी फर्स्ट, सेकंड हम आएंगे। ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पार्टी नीचे से ग्राउंड से ऊपर आएंगी। ये बड़ी होने के लिए यकीनन अभी कल ही मीटिंग में राहुल गांधी साहब बोल रहे थे कि सुनने की आदत होना चाहिए। यकीनन हम हर एक की बात सुनेंगे। ऑब्जर्वर बन के जब आएंगे, आप जिम्मेदारी दी है पार्टी, तो हम आपकी बात सुनेंगे, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक और लास्ट बात ये कहूँगा कि मीनाक्षी नटराजन जब चार्ज किए थे, उन्होंने एक बात कही कि అనేక మంది గిరిజనులను పుట్టన పెట్టుకుంటున్నారు। శాంతి చర్చలకు మేము సిద్ధమని నక్సలైట్ల ముందుకు వచ్చిన, ప్రజా సంఘాల ముందుకు వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రము స్పందించడం లేదు। ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య। టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ను, నక్సలైట్ యాక్టివిటీస్ను ఒకే కోణంలో చూడొద్దు అనేది నా విజ్ఞప్తి। కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆపరేషన్ కగార్ను నిలిపివేసి శాంతి చర్చలకు సిద్ధం కావాలని, నక్సలైట్లను చర్చలకు పిలవాలని చెప్పి నేను వ్యక్తిగతంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। మాట్లాడిస్తాం, ఎక్కడ వేదిక ఉన్నా ఓ 10 మందితో మాట్లాడిస్తాం। టైం పోతే ఒకటే ఆ ఒంటెది పోకడా ఇంకా బుద్ధి మార్పు ఇంకా రావట్లే। మళ్ళా అధికారంలో వస్తాం నీ వచ్చే సచ్చే తర్వాత దేవుడి మీకు చెప్తానే ఉన్నది, మీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు। మీరు జీవితంలో ఇక రారు అని అందరికీ తెలుసు। మీరు బీజేపీ జెండా మూసుకుని తిరగవలసిందే, ఎన్నుకొని బీజేపీకి లాభం చేకూర్చే విధంగా మొన్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఏ విధంగా అయితే ఓట్లు చేయించిండ్రో మళ్ళా అట్లా చేసుకుంటూ బతకవలసిందే తప్ప మిమ్మల్ని జైళ్ళల్లో పెడతారని చెప్పి మీరు సంపాదించిన కోట్ల రూపాయలకెళ్ళి ఇలాంటి మీటింగ్లు 6 నెలలకు సంవత్సరానికి కూడా పెట్టి మేము బతుకున్నామని చెప్పుకోవాలి తప్ప దేనికి లేదు। మీరు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నిన్న మీటింగ్ లో వరంగల్కి ఏం చేసిందో చెప్పు, ఒక్కటన్నా చెప్పిండ్రా? ఒక్కటి మా దాంట్లో పెద్ద అందరూ
ఎవరిని అడిగినా నేను చేసిన ఏంటిదని చెప్పగలుగుతాం. ఏది చెప్పలేదు, దద్దమ్మ కూర్చొని ఆడ మాట్లాడి ఇటు పోలీస్ మీద మా మీద ఏడ్చి ఇలా చేతులు దుక్కుని అవతల పడితే అయిపోయింది అనుకుంటాను. ఆ పద్ధతి మార్చుకోండి, ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి. हमारे वरंगल के नुमाइंदे निजामुद्दीन के मुताबिक एमएलसी आमिर अली खान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पार्टी को मुस्तहकम करने और मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हम वरंगल में कांग्रेस को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। पार्टी के तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया है पार्टी को नीचे से लोअर लेवल से अपर लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल से मंडल लेवल विलेज लेवल तक मजबूत बनाने के लिए। उसी के साथ साथ पार्टी का एक प्रोग्राम है जय बापू जय भीम जय संविधान। इसलिए कि जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है उसको काउंटर करने के लिए अगर पार्टी नीचे से मजबूत रहेंगी तो इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। तो हमारे को ऑब्जर्वर्स बना के यहाँ पे भेजा गया है ताकि हम हर विलेज लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर आदमी से मिल के आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा आदमी कल के दिन साथ ठहरना है। इसलिए कि हमारे जो मुखालिफिन हैं उनका प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। 10 साल मिलने के बाद भी उन्होंने अभी भी प्रोपेगेंडे के ऊपर जिंदा रहना चाह रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हम बुनियादी सतह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ताकि पार्टी जब मजबूत हो जाएंगी तो हम उनका मुंहतोड़ अपोजिशन का भी मुंहतोड़ जवाब दे सकते। इसीलिए यहाँ पे मुझे वरंगल के लिए मैं आया हूँ। मेरे साथ अनंतपुर में रविचंद्रा मेरे साथ हैं। हम दोनों वरंगल के वास्ते हैं और कोटिम रेड्डी विनय रेड्डी उदाहरण। सीनियर IAS सूबेदार के रामकृष्ण राव तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। याद रखें मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 30 अप्रैल को सुबुकदोश हो रही हैं, जिसके बाद रामकृष्ण अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आज रामकृष्ण राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना हो रहा है। याद रहे कि तेलंगाना हज कमेटी ने आज़मीन हज की खिदमात के सिलसिले में हज हाउस में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो पाशा की रास निगरानी में इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया और चेयरमैन खुद सूरत हाल और इंतजामात पर नज़र रखे हुए है। आज़मीन हज की आज पहली फ़्लाइट है जो रात में 9:50 को यहाँ से बस निकलेगी। उसके ताल्लुक़ से आज़मीन के ताल्लुक़ से जो इंतज़ामात हैं उसको देखने के लिए हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जनाब तफसीर इकबाल साहब और दीगर चेयरमैन जनाब फ़हीम कुरैशी साहब और अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, मैं ख़ुद पूरे चीज़ों का मुशाहिदा किए कि खाने का इंतज़ाम कैसा है, मेडिकल कैसा है, इमिग्रेशन पॉइंट्स कैसा रखा गया है। ये तमाम चीज़ों का तफसीली मायना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। और ख़ास बात यह है आज कि CM साहब कल आने वाले थे, तो कल जो काफ़िला जा रहा वो मदीना शरीफ को जा रहा है। बाद लोगों की ये ख्वाहिश है कि जो मक्के शरीफ को जो डायरेक्ट एहराम बांधकर जो मक्के शरीफ को जाते हैं, तो 17 तारीख़ को CM रेवंत रेड्डी साहब वज़ीर आला तेलंगाना वो 17 तारीख़ के फ़्लाइट को आज़मीन हज से मुखातिब करेंगे और झंडी बताकर यहाँ से उनको रवाना करेंगे। तो CM साहब का प्रोग्राम 17 तारीख़ को इंशाअल्लाह होगा। एहराम बांधते हैं, 2 कपड़े जिसे एहराम कहते हैं, तो एहराम बांधते हैं। जो मदीने को जा रहे हैं, टाइम कम रहने की वजह से फ़्लाइट्स मदीने को जा रहे हैं, लोग पैंट शर्ट साधारण कपड़ों में चले जाते हैं। वहाँ जाके जब हज की नीयत जब इंसान करता, जब एहराम बांधता, तो पूरा हज हुए तक एहराम नहीं खोलता। तो जिसमें एहराम में यू नो दैट कि 2 कपड़े होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नियत करने के बाद एहराम जब एहराम मान लेता है इंसान, तो उस पर हज के जो तमाम चीज़ें हैं उस पर हो जाती है। जैसे कि किस लाउडली बात नहीं करना, एक मच्छर को नहीं मार सकता उन्हें, कंघी नहीं करना, ईतर नहीं लगाना, ये फ़ायदा है। इसलिए CM साहब जो डायरेक्ट मक्के को जा रहे हैं वो फ़्लाइट को छोड़ने के लिए CM साहब आएंगे। फ़्लाइट से कोई 380 की, 285 की फ़्लाइट अलग है, 350 की फ़्लाइट अलग है। प्लेन के हिसाब से लोगों को एडजस्टमेंट क्या है। आज
इस मरतबा 10वीं जमात NSSC के मार्क्स मेमोज पर हर मजमून के नंबर और ग्रेड दिए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमा तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने अहकाम जारी कर दिए। बताया गया है कि तलबा के मेमोज में नंबरात देने के मामले में फैसला लेने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से नतीजे जारी करने में भी किसी कदर ताख़ीर हुई है। अब तक SSC में मज़ामीन के हिसाब से ग्रेड्स के साथ साथ ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज दिया जाता था, लेकिन अब से हर मजमून के लिहाज से नंबर और ग्रेड दिया जाएगा, ताहम GPA नहीं दिया जाएगा। आखिर में यह भी वाज़ेह किया गया कि तालिब इल्म पास हो या फेल, इसकी भी वजाहत होगी। इम्तहान के नतीजे 1-2 दिन में किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। अब तक स्कूली तालीम के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले EV नरसिम्हा रेड्डी का तबादला हो गया। उनकी जगह किसी नए का तकर्रुर अभी नहीं हुआ, इसलिए SSC के रिजल्ट में किसी कदर ताख़ीर हो रही है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से एक नमाज़ुर शख्स मोहम्मद मोइन हकीम को इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी गई। इस सिलसिले में फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन और दीगर जिम्मेदारान ने मुतल्लिका शख्स से बातचीत भी की और उन्हें गाड़ी तोहफे के तौर पर हवाले की। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल 2025 इक्वल लेवल फाउंडेशन के ताउन से फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से एक और ज़रूरतमंद में ये ट्राईसाइकिल मुहैया किया जा रहा है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये मोहम्मद मोइन है, हकीमपेट के आप रहने वाले हैं। शेखपेट OU कॉलोनी विनायका नगर में ये मस्जिद में खिदमत करते हैं और ये घर के बड़े ज़िम्मेदार हैं। इनके वालिद वालदा 5 बहनें हैं और एक इनके छोटे भाई है जो शादीशुदा है, जो अलहदा रहते हैं। मोइन मस्जिद में खिदमत करके 8 से 8.5 हज़ार रुपये कमा रहे थे। फैज़-ए-आम ट्रस्ट से आपने दरख्वास्त किया कि मुझे एक ट्राईसाइकिल चाहिए, जिसकी ज़रिए से मैं मस्जिद की खिदमत करते हुए डेली वेजेस पे जो मार्केट लग रहे हैं वहाँ पर अतर, टोपी, सुरमा वगैरह बेचकर अपनी आमदनी को इजाफ़ा करके अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा। मोइन के जज्बे को देखकर इक्वल लेवल फाउंडेशन की ताउन से आज मोइन साहब को ये ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। इस खास मौके पे सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन, ट्रस्टी मेंबर डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन साहब, रुकन मजलिस आमिला सैयद हैदर अली साहब और अली हैदर आमिर साहब और फैज़-ए-आम के मैनेजर सैयद अब्दुल सत्तार इस तकरीब में मौजूद है। हैदराबाद में एयरपोर्ट जाने वाले PVNR एक्सप्रेस पर आज 2 कारों के दरमियान तसादम हुआ। मेदिपट्टनम के PVNR एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 280 के करीब 2 कारें आपस में टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक ये कारें एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से पहली गाड़ी उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर मामूली ज़ख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और पुलिस ने ट्रैफिक क्रेन की मदद से गाड़ी को रास्ते से हटा दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज छापे मारे। बताया गया कि तलाशी करोड़ों रुपए के भूदान एक बोर्ड की अराजी स्कैंडल के सिलसिले में की गई हैं। ED की टीमों ने सुबह की इब्तदाई सातों में ही अराजी डीलर्स के घरों पर छापे मारने का काम शुरू किया। एजेंसी के हुक्काम के मुताबिक CRPF के अहदेदार भी मौजूद थे। ये तलाशी याकुतपुरा, संतोष नगर और पुराना शहर के चंद इलाकों में की गई है। यह स्कैंडल रंगारेड्डी ज़िला के नागरम गाँव में 103 एकड़ अराजी के हवाले से है। बताया गया कि कई अहदेदारों ने मुबैना तौर पर अराजी खरीदी थी। और बढ़ते हैं चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब किया गया, लेकिन 56 इंच का सीना रखने का दावा करने वाले मोदी ने मीटिंग में ही हिस्सा नहीं लिया। खड़गे ने कहा कि मुश्किल वक्त में हुकूमत जो फैसला करे हम साथ देने के तैयार हैं, लेकिन मोदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो कि शर्म की बात है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए, और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि
तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े में जान दिए 26 अफराद को खिराज पेश करने के लिए आज जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास हुआ और इजलास में कुछ देर के लिए खामोशी भी अख्तियार की गई। असम्बली में जैसे ईवान का खुसूसी सेशन शुरू हुआ, असम्बली स्पीकर अब्दुल रहीम ने पहलगाम दहशतगर्द हमले में बेकसूर सयाहों का बेरहमाना कत्ल किए जाने की सख्ती के साथ मजम्मत भी की। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास अल्फाज नहीं हैं कि वो किस तरह मुतासर ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर का नाम खराब हुआ, दहशतगर्दों ने रियासत को मुतासर किया है, सियाहत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। महलूकीन के ख़ानदान को पुरसा देने के लिए मेरे पास आज अल्फाज नहीं है। जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा है कि आलमी बैंक ने हाल ही में हिंदुस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत और अदम मसावात पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें हुकूमत की पॉलिसी और दीगर कई नुकात की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते फ़र्क पर गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बैनुल अक़वामी गुर्बत की लकीर पर किए गए जायजे के मुताबिक हालिया बरसों में हिंदुस्तान में गुर्बत में मुसलसल कमी आई और अब इंतहाई तशवीशनाक सतह पर पहुँच गई है। जयराम रमेश ने कहा कि आदाद शुमार के मेयार, इस्तेहकाम और फ़ालियत को तरजीह देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक डाटा को मसख़ करना और डाटा के साथ छेड़छाड़ हुकूमत की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गुर्बत और अदम मसावात को मोदी हुकूमत की पॉलिसी ने और बढ़ाया, जिसकी वजह से चंद अमीरों और गरीबों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज मजीद वसी हो रही है।
और बात करेंगे गाज़ा के हवाले से। जालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ 2 नए कत्ल-ए-आम का आज इर्तिकाब किया। जंगी तैयारों ने पट्टी के मरकज़ में कैफेटेरिया और जुनूब में एक आबाद मकान पर भी बमबारी कर दी, जिसमें कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। तिब्बी और मुकामी ज़राए ने कहा है कि जालिम फ़ौज ने वसी गाज़ा पट्टी में नसीरात और अलमरीज पनाहगुज़ी कैंपों के दाखिली रास्तों पर भी बमबारी की, जिसमें मज़ीद कई शहादतें वाक़ई हुई। एक मकान पर बमबारी के दौरान एक खातून समेत 3 दीगर शहरी शहीद हुए। मजमूई तौर पर सिर्फ आज एक दिन में किए गए अलहदा हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। याद रहे कि 18 मार्च को दोबारा शुरू होने वाली तबाही की जंग के बाद से 2151 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने हैं, जबकि 5,500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सरकारी ख़जाने को खाली करके KCR हम पर लगा रहे हैं इल्ज़ामात। BRS जलसे में पार्टी सरबराह KCR के रिमार्क्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सख्त रद्द-ए-अमल। KCR को गांधी फैमिली पर तनकीद का कोई हक हासिल नहीं। KCR और अरकान ख़ानदान दरअसल लूटमार कंपनी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का KCR के इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जाना रेड्डी और किशोर से की मुलाकात। नक्सलियों के मसले पर बातचीत और मसाइल हल करने के सिलसिले में तबादले ख्याल। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के बाद कुल जमाती इजलास में 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी गैर हाजिर रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और दीगर कई नुकात की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क अफसोसनाक। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मरकजी हुकूमत पर तनकीद है। और जालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ किए 2 नए कत्ल-ए-आम। ताज़ा हमलों में कम से कम 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।